तहसीन पूनावाला जी, मेरा सिंपल सा सवाल है। देश में जब हंगर इंडेक्स का कोई नंबर आता है, प्रेस फ्रीडम का नंबर आता है, तो विपक्ष किस तरह से नाच नाच के बताता है कि अरे भाई भारत का कितना बुरा हाल है। आज प्यू सर्वे अगर बता रहा है कि 77% लोगों ने कहा है कि भारत की डेमोक्रेसी फिट फाट है, तो आज इतनी चुप्पी क्यों? कह दीजिए ये भारत के लिए कितनी अच्छी खबर है, और ये जो संविधान और ये जो लोकतंत्र खतरे में था वो अब नहीं रहा शायद। नाविका जी, आमतौर पे मैं जवाब इसका ऐसे दे देता हूँ कि जब भी यू सर्वे या हंगर इंडेक्स का कोई सर्वे आता है जो सरकार के लिए के खिलाफ होती है, सरकार किस तरह से मुजरे लगाती है कि ये सर्वे जो है गलत है विदेशी एजेंसीज के। लेकिन मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, जैसा जैसा कहा गया विपक्ष किस तरह से नाच नाच के सर्वे की बात करती है, तो मैं इस शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन सरकार ही उन फॉरेन एजेंसीज की सर्वे को कहती है फॉरेन एजेंसीज हमारे खिलाफ है, ये गलत सर्वे है। आज एक फॉरेन एजेंसी के सर्वे को सर पे चढ़ा दिया, वही फॉरेन एजेंसी प्यू रिसर्च, जिसके कई सर्वेस को मैं आपके शो में आकर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे ये एजेंसी को कुछ भारत के बारे में पता नहीं, तो आज उस सर्वे को जो मानना है उनको मानना है। चलिए इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं। सवाल ये है कि क्या आज हमारे लोकतंत्र में, हमारे डेमोक्रेसी में फॉरवर्ड मूविंग हो रही है, या हमारा डेमोक्रेसी पीछे जा रहा है, या स्टैग्नेंट है। अगर हम ये भी मान लें कि स्टैग्नेंट है, कि जब भी मुझे आपके शो पे आने का मौका मिलता है भाजपा के प्रवक्ताओं का एक ही आंसर होता है, इंदिरा जी ने क्या, नेहरू जी ने क्या, राजीव जी ने क्या, सोनिया जी ने क्या। तो क्या हमारा डेमोक्रेसी फॉरवर्ड जा रहा है? क्या डेमोक्रेसी को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और हमें ज्यादा फ्रीडम नहीं लाना चाहिए और लिबरल नहीं होना चाहिए? सवाल बस इतना है। अगर हम जो हमारी डेमोक्रेसी है स्टैग्नेंट डेमोक्रेसी, उससे हम खुश है, तो मैं समझता हूं ये हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। और विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, उसे नाचना नहीं कहते। ठीक उसी तरह सरकार का जो बात है उसको मुजरा लगाना नहीं कहते। तहसीन पूनावाला जी, जी, आपने तो छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा बना दिया। अगर आपको ये नहीं नाच नाच के कहना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस नहीं, लेती हूँ अपने शब्द। नहीं आप क्यों लेते हो? वापस मैं तो लेती मुजरे हूँ, की भी बात पर कर ये रहा हूं। बात नहीं, नहीं, पर ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि हंगर इंडेक्स के जब नंबर आते हैं तो आपका लहजा ये नहीं होता बात का। आपका लहजा होता है देखो 10 साल से मोदी हैं, मोदी ने कुछ किया नहीं है, प्रेस फ्रीडम देखिए, यहां प्रेस को इजाजत नहीं है, नरक में धकेल दिया है। मैं आपको पूछना चाहती हूं कि आज लहजा बड़ा बदला हुआ है हमारे सरकार का, शहजाद पूनावाला जी, देखिए, ऐसा क्यों? तहसीन ने बोला कि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं या स्टैग्नेंट है। तहसीन से बड़े ईमानदारी से, पश्चिम बंगाल में आज ही सुबह मैं एक कार्यकर्ता से बात करके आया हूं, उसने चोपड़ा की वीडियो और जो एक और घटना हुई थी तालिबानी पिटाई की, उसको केवल शेयर किया, वो जेन्युइन वीडियो था। उसको कोलकाता पुलिस ने आधी रात को बुला लिया। ये फॉरवर्ड है या ये स्टैग्नेशन है? वहां पर 250 हमारे राष्ट्रवादी कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए। वहां पर संदेश खाली में महिलाओं के साथ बलात्कार और शाहजहां के साथ खड़ी थी सरकार। तमिलनाडु में नेता प्रतिपक्ष 65 दलितों की हत्या की बात करना चाह रहे थे, यहां पर नेता प्रतिपक्ष तो उकसा रहे थे सांसदों को, वहां के नेता प्रतिपक्ष को सदन के बाहर कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। ये फॉरवर्ड है या स्टैग्नेशन है? मैं इंदिरा जी और राजीव जी की बात ही नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूं। तेलंगाना में मीडिया के कर्मचारी को पीट दिया गया क्योंकि उसने वहां पे एक सच्ची खबर दिखाई। केरला में वहां पर जिस प्रकार से वहां पर हड़ताल हो रहे थे उसको कवर करने गए तो जर्नलिस्ट पर आक्रमण किया गया। ये स्टैग्नेशन है, ये फॉरवर्ड है? इसके बारे में बता दीजिए। और कर्नाटका में वहां पर अजीत भारती के खिलाफ केवल कोट करने के लिए एक वक्तव्य, उसको पुलिस कर्नाटका की यहां उत्तर प्रदेश में पकड़ने आ गई। ये फॉरवर्ड है, स्टैग्नेशन? और पार्ट कौन पढ़ा रहा है डेमोक्रेसी का? वो पढ़ा रहे जिसने फर्स्ट अमेंडमेंट लाया, वो पढ़ा रहे जिसने मजरू सुल्तानपुरी को जेल भेज दिया, वो पढ़ा रहे जिसने किशोर कुमार, आपके और मेरे किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए, इमरजेंसी लगा दी, जिसने 66A लाया, जिसने कुडनकुलम में सेडिशन में 9000 केस कर दिए, वो पाठ पढ़ा रहे। परंतु एक ही सवाल है तहसीन पूनावाला, हमने तो ना आज की कोई रिपोर्ट का, ना पहले की कोई रिपोर्ट का ना स्वागत किया ना खंडन किया, पर जो लोग लगातार ये प्यू की रिपोर्ट को, अपने प्यू की रिपोर्ट आई है, जैसे मेरा ही प्यू ने रिपोर्ट दिया है, ऐसे प्रस्तुत कर रहे थे, वो आज प्यू पर क्यों म्यू म्यू नहीं कर पा रहे? आज बताइए कि सेकुलर सन्नाटा क्यों है भाई? जो शोर मचाते सर्वे की रिपोर्ट आने पर वो आज, और ये रिपोर्ट ऐसी वैसी नहीं, ये प्यू की रिपोर्ट नहीं, ये प्यू बता रहा है कि 77% भारतीय लोकतंत्र से संतुष्ट है भारत में।
यहां के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से। पर कौन जाकर विदेश में बोलता है लोकतंत्र में हस्तक्षेप हो? राहुल गांधी। कौन कहता है इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है? समाजवादी पार्टी। कौन कहता है कोर्ट पर व्यवस्था पर भरोसा नहीं? आम आदमी पार्टी। जो फैसला मेरे हक में हो तो मैं अंबेडकर जी की संविधान लेकर नाचूं, वरना मैं शरिया की वकालत कहीं करूं या कहीं पर संविधान को नीचा दिखाऊं। राजकुमार भाटी जी, विपक्ष का पूरा नैरेटिव इस चुनाव में यही था कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश में डिक्टेटरशिप है, तानाशाह मोदी। आज मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो सर्वे आया है, इसे देखकर क्या विपक्ष को दोबारा नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि ये भारतीयों ने ही अपना व्यू दिया है जिस पर ये सर्वे आया है, और भारतीयों से ही सवाल पूछे गए थे, और उन्हीं में से 77% लोगों ने कहा है कि यहां लोकतंत्र ठीक है। और ये चुनाव के जो नतीजे हैं ये भी दिखाता है कि लोकतंत्र ठीक है। नहीं तो अब तक आप लोगों ने ईवीएम को, इलेक्शन कमीशन को, तानाशाह को, प्रधानमंत्री को, सबको आपने कटघरे में खड़ा कर देना था। लेकिन आज आप भी खुश हैं, लेकिन मुंह से ये नहीं निकल रहा कि हां लोकतंत्र मजबूत है भारत में। कह दीजिए ना एक बार। नाविका जी, जब मैं डिबेट में बैठा आपकी, मैं उससे पहले मैंने रिपोर्ट देखी पीयू की, तो मैं ये सोच के बैठा था, ईमानदारी से मन बना के बैठा था कि हम इस रिपोर्ट को सेलिब्रेट करेंगे, इस पर खुशियां मनाएंगे, इस पर गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारे बारे में है। ये रिपोर्ट भारत देश के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, किसी सरकार के बारे में नहीं है। भारत के लोगों की लोकतंत्र में आस्था है और वो मानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये अच्छी बात है। लेकिन भाई शहजाद पूनावाला ने, मुझसे पहले आपने उन्हें बुलवाया, उन्होंने 20 उदाहरण गिनवा दिए अपने वक्तव्य में, 20, जिनसे सिद्ध होता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र भारत में खत्म किया जा रहा है। आपने भी अपनी रिपोर्ट में, जो आपकी रिपोर्ट है उसका भी मैं अगर विश्लेषण करूं तो ये इस बात का प्रमाण है, जीता जागता, कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि जब मीडिया सरकार का गुणगान करने लगे और विपक्ष को आरोपित करने लगे और विपक्ष के हर नेता में कमी निकालने लगे और विपक्ष की आलोचना करने लगे और विपक्ष की आलोचना के लिए बहाने ढूंढने लगे, तो लोकतंत्र खतरे में होता है। हमारे पड़ोस का जिला है शामली में एक मुस्लिम युवक को भीड़ ने पीट दिया, पिटाई के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो एक जाकिर अली त्यागी पत्रकार ने उसकी रिपोर्ट कर दी, खाली लिंचिंग शब्द लिखने पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। अभी शहजाद भाई गिनवा रहे थे, पता नहीं झारखंड और कहां, पश्चिम बंगाल और कहां कहां, आपको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं देता? उत्तर प्रदेश में किसी भी, कोई भी पत्रकार सरकार की रिपोर्ट कर दे, सरकार की कमियां दिखा दे। एक पत्रकार ने एक स्कूल में नमक से रोटी दी जा रही थी बच्चों को मिड डे मील में, उसके खिलाफ आपकी सरकार ने उसे जेल भेजा। एक दूसरे पत्रकार ने स्कूल में दिखाया कि दूध में पानी मिलाया जा रहा था, आपकी सरकार ने उसको जेल भेजा। एक पत्रकार केरला से आया था हाथरस की घटना रिपोर्ट करने, उसे 1-1.5 साल जेल में रहना पड़ा, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया और बाद में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। और नाविका जी, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में हेमंत सोरेन का जिक्र किया, आपने ये तो बता दिया कि उसे बेल मिल गई, लेकिन ये नहीं बताया कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। है ना भाटी जी, लोकतंत्र की निशानी है ना कि जुडिशरी चल रही है। जुडिशरी ने अरविंद केजरीवाल को भी बेल दी थी, कहा था कि चुनाव के वक्त आप बाहर आ सकते हैं। आप कहते हैं कि हम प्रभावित रहते हैं, पहले भी रिपोर्ट आती है, हम दिखाते हैं, आज भी रिपोर्ट आई, मैंने तो आपको बुलाया। यही तो लोकतंत्र है कि मैं आपकी प्रतिक्रिया मांग रही हूं तथ्य रख कर। अब आपकी प्रतिक्रिया ना मांगो तो लोकतंत्र खतरे में, आपकी प्रतिक्रिया मांगो तो लोकतंत्र खतरे में। मैंने कुछ फैक्चुअली गलत बोला, मैंने कोई तथ्य गलत रखे आपके सामने, लेकिन नहीं, आपका निशाना हमेशा एंकर पर होगा। ये लोकतंत्र की अगर निशानी है तो आपका लोकतंत्र बहुत दुरुस्त चल रहा है। और आपने जर्नलिस्ट की बात कही, तो कल और आज के बीच में तमिलनाडु, तेलंगाना, इनके भी हाल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने पत्रकार जेल में भेजे गए। लेकिन आपने शहजाद से सवाल पूछा तो जवाब दी। त्वरित जवाब भाटी जी को मैं उन्हीं के उदाहरण से जवाब दूंगा। भाटी जी, आपके सामने और दिल पर हाथ रखकर बात बोलता हूं, और वैसे मैं लाना नहीं चाह रहा था, परंतु आपने उंगली मेरे मुंह में डाली तो बोल रहा हूं। भाटी जी ने कुछ दिन पहले रामपथ अयोध्या में उन्होंने एक स्टोरी डाली जो कि गलत निकली, फेक थी। उन्होंने स्वीकारा, ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने डिलीट किया।
इन पर एक कार्रवाई नहीं हुई। परंतु नाविका जी, इसी टाइम्स नाउ ग्रुप ने जब एक सच्ची चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर की घटना के बारे में रिपोर्ट किया तो आपको कोलकाता पुलिस से नोटिस आई कि नहीं आई नाविका? सोचिए, भाटी जी मेरे बड़े भाई है, मैं नहीं मानता कि ये झूठ न्यूज फैलाते हैं, इनके पास से गलती से हुआ होगा। इन्होंने उत्तर प्रदेश अयोध्या के विषय में गलत न्यूज, भ्रामक न्यूज फैलाई, बाकी लोगों ने जानबूझकर फैलाई, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। परंतु नाविका जी, आपके समूह ने, मैंने जो घटना बंगाल में हुई, चोपड़ा में तालिबानी कृत्य हुआ, उस पर जब हमने सच्ची घटना बताई, हम पे नोटिस आई। और इसीलिए भाटी जी मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र नहीं, आपका जो ये जो आपका दिखावा है ना, हो हिपोक्रेसी का, ये खतरे में है। ये संविधान लेकर घूमने वाले लोग बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु कब जाएंगे, इसका सवाल है। भाटी जी काउंटर। मैं देखिए, मैं बताऊं, मैंने तो भ्रामक और झूठी खबर नहीं फैलाई थी, लेकिन शहजाद पूनावाला मेरे बारे में जरूर झूठी और भ्रामक खबर फैला रहे हैं। अच्छा। मैंने कोई पोस्ट अयोध्या के सड़क के बारे में नहीं की थी, किसी और की पोस्ट थी, मैंने केवल उस पर कमेंट किया था। और जब मुझे पता चला कि ये वीडियो कहीं और की है, अयोध्या की कह के गलत डाली है, मैंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया। इससे ज्यादा ईमानदारी क्या हो सकती है? नहीं, आप जो हर चीज में आरोपित करते हैं, सच्ची वीडियो के लिए हुई, किसी से भी हो सकती है। नाविका सच्ची वीडियो के लिए हुई कि नहीं हुई बंगाल में? सुनिए और भाई, बंगाल की बात आप अभी ना ही करें तो बेहतर है। 13 FIR है मेरे खिलाफ, 13 FIR है मेरे खिलाफ बंगाल में। अब वहां कितना लोकतंत्र है और मेरी जान कितने खतरे में है, इसका इजहार में कम से कम, हाँ, मैं कभी लाइव टेलीविजन पे इसका इजहार नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा बैटल है, मैं कोर्ट में लड़ूंगी। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, हंगर इंडेक्स आता है जी, तो कमेंट आते हैं ना जी, बड़े फ्री फ्लोइंग लोकतांत्रिक कमेंट आते हैं, सोशल मीडिया पे भी, बाकी जगह प्रेस फ्रीडम पे बहुत बार कोट किया जाता है। आज भैया चुप क्यों हो? लोकतंत्र है, अपना विचार रखो सामने, बुलाया है आपको डिबेट पे, जो कहना है बिना डरे करो, यहाँ तानाशाही बिल्कुल नहीं है। जी जी, नहीं, देखिए, हर चीज जो कैलकुलेट होती है और हर फिगर जो सामने आती है, चाहे भारत सरकार हो, चाहे यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग हो, प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स हो, सबकी एक मेथोडोलॉजी और कुछ संगठन है। जैसे ह्यूमन राइट्स इंडेक्स की आप नाम ले लीजिए, तो उसमें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के पूरे विश्व के संगठनों के साथ मिलकर के काम करता है, डेटा आता है, एनालाइज होता है, तब जाकर के पता चलता है कि 125 देशों में से भारत की रैंकिंग 109 है। प्रेस फ्रीडम में भी इसी प्रकार से हम 125 में से, हम मेरे ख्याल से 180 में से 160 में हैं। इसी प्रकार से अनेकों इंडेक्स है, मैं सबके डेप्थ में जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये जो सर्वे हुआ है, मैं ये जानना चाहूंगा इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। मैंने इसकी मेथोडोलॉजी को पता करने के लिए जब वहां पे गया तो मुझे तो बड़ा भ्रामक लगा। ये जैसे एग्जिट पोल हुए थे 400 पार और 370 और 380, यहां तो यही बात दिख रही है। मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है ये पता करने के लिए कि एक आदमी कह रहा है कि साहब डेमोक्रेसी है या नहीं है। आप लोगों के मूड को जज कर रहे हैं, और मूड को जज कर रहे हैं तो आप 77% कह रहे हैं। अगर मैं रफली 75% भी मान लूं, इसका मतलब 140 करोड़ के देश में से इसने कहा है कि 105 करोड़ भारतीय खुश हैं। किस आधार पर यह सर्वे कहां हुआ, कब हुआ, कौन से संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। हंगर इंडेक्स में लग रहा है ये हंगर इंडेक्स वाले कैलकुलेशन में संगठन पूछे थे, उसमें पूछे थे कितने लोग हुए। चलिए मैं बता देती हूँ, हंगर इंडेक्स जब होता है ना, और अभिजीत अय्यर मित्रा ध्यान से सुनिएगा, हंगर इंडेक्स में सैंपल साइज होता है 150 का सैंपल साइज है, और 18 NGO से पूछा जाता है, और जो सवाल है उसके जवाब लिए जाते हैं। 150 का सैंपल साइज है, और उसमें से हंगर इंडेक्स में भारत एकदम भूखा नंगा देश है, ये आ जाता है। अब मैं प्रेस भाटी साहब बहुत तेजी से हाथ हिला रहे हैं, आऊंगी आपके पास, पर अभिजीत भाई से भी एक सवाल पूछ लूं। और दूसरी तरफ प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स अगर मैं बताऊं, यहां पर 3000 लोग हैं, कम से कम प्यू इंडेक्स में 36,000 लोगों से पूछा गया, और उस पर सैंपल साइज 36,000। वो तो 150 वाले और 3,000 वालों को मान लेते हैं, 36,000 पर इनको एतराज है। अभिजीत अय्यर मित्रा। थैंक यू नविका जी। देखिए, इसमें ना बहुत हैरानी की बात है, जो प्यू सब करता है वो कई हजारों लोगों का सर्वे लेता है,
और ये जो 1000 लोग होते हैं ये अपने जात, लोकेशन, एरिया उसके आधार पे चुने जाते हैं। जो ये इंडेक्सेस होती हैं ये सब एक किस्म का क्लोज्ड चक्कर होता है, यानी कि वो वही चुनेंगे जो माननीय एकेडमिक्स हैं। उनको माननीय एकेडमिक कौन बनाता है? वही वामपंथी इकोसिस्टम जो बोलेगा कि अगर किसी ने आज एक पेपर लिख दिया कि शहजाद पूनावाला का जो ड्रेस है, एक सफेद मुंह के ऊपर पीला गमछा और काला कुर्ता, वो लिखे। एक्सक्यूज मी, आई डिडंट इंटरप्ट यू व्हाइल यू आर टॉकिंग, व्हाई यू इंटरप्टिंग मी? ये इनका डेमोक्रेसी। तो अगर उन्होंने ऐसे और वो लिखेंगे, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से। अभिजीत अपनी बात कह ले, मैं काउंटर का समय दूंगी। विवेक जी कृपया शांति बनाए रखें। तो वो एक पेपर निकालेंगे कि भाई ये मनुवादी हैं, इसीलिए उन्होंने सफेद ऊपर रखा है, फिर चीनियों को ऊपर रखा है और अफ्रीकन्स को सबसे नीचे रखा है। वो आपको देखेंगे, फिर पेपर लिखेंगे कि क्यों ने कि इन्होंने सफेद साड़ी काले ब्लाउज पे ओढ़ के रखा है, ये आर्यन लोग, द्रविडियन लोग को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सब बकवास लिखते हैं। आपने तो देखा ही होगा वो जेम्स लिंडसे ने कैसे कई सारे माननीय जर्नल्स को बुद्धू बनाया था, पता नहीं क्या क्या अनशंट पेपर लिख के। ये सब माननीय इंटेलेक्चुअल्स बन जाते हैं जर्नल्स में। और ये सब जो रैंकिंग एजेंसीज होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये इन्हीं के पास जाते हैं। क्यों? इनका धंधा क्या है? एक ESG नाम का एक ग्लोबल इंडेक्स है जिसमें आपको ये सब सामाजिक, सोशल जस्टिस, हिंदी में क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय वाले क्राइटेरिया रखने पड़ते हैं, और उसमें आपको इन सबको ये करना पड़ता है। अब ये किस लिए आता है? क्योंकि ये लोग जिनको लोन देना चाहते हैं लोन देंगे। जब उनका कंपनी कोलैप्स होता है, उनको बोलने के लिए कुछ होना चाहिए कि भाई हमने ये इंडेक्स देख के ही बनाया था, ये किसी और ने बनाया है। तो ये जो पैसा का व्यापार करते हैं, पैसे के व्यापारी से निकला है, अपने आप को अपने गलतियों के लिए जेल ना जाने के लिए निकाला गया। ये सब इंडेक्सेस इन्हीं जैसे लोग बनाते हैं, इन्हीं जैसे लोगों के लिए बनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रही, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, और सबके हाथ ऊपर है, मैं सबके पास एक एक करके आ रही हूँ। सबसे पहले राजकुमार भाटी जी ने उठाया अपना हाथ, तो मैं पहले आपके पास, फिर तहसीन और विवेक के पास। राजकुमार भाटी जी, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्यू एजेंसी को मान लीजिए, मैंने नहीं कहा कि आप इसको भगवत गीता मान लीजिए, कुरान मान लीजिए कि इसी के जो ये कह रहा है सच है। लेकिन मैं ये सिर्फ कह रही हूं कि अगर इसे नहीं मानते तो हंगर इंडेक्स क्यों मानते हैं? आपका ये दोहरा जो मापदंड है ये सही नहीं है। मेरा इतना सिर्फ सवाल है। नहीं, ये सवाल तो कायदे में आपको शहजाद पूनावाला से और उनकी पार्टी से पूछना चाहिए। अगर आप प्यू के सर्वे को मान रहे हैं तो बाकी हंगर इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सारे जो हैप्पीनेस इंडेक्स, इन सबको क्यों नहीं मानते हैं? मैंने हाथ इसलिए हिलाया था जब आप बता रही थी। मुझे लगता है कि शायद आप इस बारे में और थोड़ा सा अध्ययन कर लें। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैंने पढ़ा इस बारे में कि ये हंगर इंडेक्स किस तरह तैयार किया है। उसमें कोई सर्वे नहीं किया जाता। उसमें भारत के अलग अलग विभागों की वेबसाइट पर जो आंकड़े उपलब्ध हैं कि भारत में कितने वजन के बच्चे पैदा होते हैं, उनकी हाइट कितनी होती है, कितनी आयु में बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कितनी उम्र कुल लोग जीते हैं, वो उन सबको लेकर ये तैयार किया जाता है। उसमें कोई सर्वे नहीं किया जाता कि मेले बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। वो जो एक मंत्री कह रही थी, स्मृति ईरानी, तो ये 150 लोगों को फोन करते हैं। सर्वे नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ सैंपल साइज होगा तो एक एज ग्रुप का होगा, दूसरे एज ग्रुप का नहीं होगा। ये बात नीति आयोग ने कही हुई है, आप नीति आयोग में पढ़िए। बहुत महत्वपूर्ण बात की है। नहीं भाटी जी, मैं आपकी ईमानदारी को सराहता हूं। 10 सेकंड भाटी जी, कृपया आप इस तरह घुमा भाटी जी। मैं कह रहा हूं हंगर इंडेक्स सर्वे जो है वो सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण करके ही तैयार किया जाता है। नाविका इसका जवाब जैसे उसके जो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो डालता है कि परिवार में नाविका इसका जवाब देने महिलाओं की फर्टिलिटी रेट जवाब दीजिए। जवाब दे रहे हैं शहजाद जी। ये बहुत ईमानदारी से स्वीकारा है कि हंगर इंडेक्स हंगर को तो मापता ही नहीं है, ये बच्चों के वजन और स्टंटिंग को मापता है, तो ये हंगर इंडेक्स ही नहीं है। अच्छी बात आपने स्वीकारी। दूसरी बात,
अभी देखिए मैं आपको हिपोक्रेसी क्या होती बताता हूं। अभी यूनाइटेड नेशंस के क्रेडिबल होते हैं ह्यूमन राइट्स के इंडेक्स, ये विवेक जी ने कहा, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स इंडेक्स ने कहा है कि चाइना के जिंजियांग प्रोविंस में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है। विवेक जी मानते हो क्या? अरे यार तुम तो चाइना पहुंच जाते हो और बार अपने अरे देश भाई की बात करो यूनाइटेड ना नेशन जरा। आप आपने चाइना कोट जाके किया, सेटल हो जाओ, अभी ज्यादा प्रेम है आपने आपको कोट किया, अभी आपने कोट किया, बहुत क्रेडिबल है। तो यूनाइटेड उन्हीं को नेशंस को कोट कर रहा कोट हूं। करिए ना आप। हाँ उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, ठीक है, अमेरिकन प्रोपेगेंडा मशीनरी में आप आइए। भाई यूनाइटेड स्टेट्स के चाइना के बारे मल्टीनेशनल्स में का जो इंटरेस्ट है यूनाइटेड सरकार नेशन बोले वो चले, अमेरिकन यहाँ की प्रोपेगेंडा, बड़ी बाकी कंपनियों सब का ठीक इंटरेस्ट है। है सरकार चले। आप देख रही है नाविका, इंडिया अलायंस आएगा तो विनोद, समाजवादी व्यवस्था नाविका होगी, दोनों देख सोशलिज्म रहे की हैं। तरफ जाएंगे। ये गरीब पंचायत मजदूर का और किसान की बैकग्राउंड बात म्यूजिक होगी, आपको बजना पसंद नहीं चाहिए। आ रहा। और विनोद तो देख फर्जीवाड़ा दिखा रहे हो कि ये सब बड़े देख रहे खुश हो हैं, नाविका, 77% लोग। ये अभी यूनाइटेड नेशंस बोल रहे थे और अभी अमेरिकन प्रोपेगेंडा बोलने लग गए। क्या कॉमरेड क्या बोल रहे हो आप? तहसीन पूनावाला जी, अब मैं पूछना चाहती हूं, और ये 2023 के हंगर इंडेक्स पर सरकार का पक्ष है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंटिन्यूज टू बी फ्लॉड मेजर ऑफ हंगर एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज ट्रू पोजीशन, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आयरलैंड और जर्मनी से, उनको रैंक करता है ऊपर और वहां से लेता है कहीं ना कहीं जो डेटा है और स्पॉन्सरशिप है, और उसके बाद इंडिया को रैंक करता है। तो एनजीओज कितना सही इंफॉर्मेशन देते हैं और उनके कोई एजेंडाज हैं कि नहीं, इस पर भी सवालिया निशान है, लेकिन उसे तो हम मान लेते हैं। सवाल ये नहीं है कि प्यू इंडेक्स क्या कह रहा है, सवाल ये है कि बाकी चीजें अगर आप मानते हैं, अगर अच्छी चीज भारत के बारे में कही जाए नहीं मानते, ये देश का संविधान और लोकतंत्र बचाता है क्या? आज सुबह मैं महाकाल आरती से आया, भस्म आरती से, और मैं एयरपोर्ट लॉन्च में बैठते जो हेडलाइंस थी हमारे न्यूज़पेपर की, वो हंगर इंडेक्स की थी, जो बता रही थी, जो भाटी जी बिल्कुल सही कह रहे, कि सरकार के जो चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो बता रही है कि किस तरह से भारत में स्टेट्स में बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। आज सुबह की हेडलाइन है। ये जो हंगर इंडेक्स है, भाटी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हंगर की नहीं है, ये बच्चों की स्टंटिंग, मैल न्यूट्रिशन की है। भारत एक उन कुछ देशों में से है जहां पर एवरेज हाइट नहीं बढ़ रही है लोगों की। ये बात अभिजीत अय्यर भी मानते, अभिजीत अय्यर मित्रा भी मानते। हंगर इंडेक्स एक बहुत ही गंभीर विषय है। इसको एक केंद्रीय मंत्री जिन्होंने अभी चुनाव हार गए, उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। देश में नाविका दो किस्म के बच्चे, एक मेरे बच्चे जैसे प्रिविलेज बच्चे जिनको प्रोटीन्स मिल रहा है, एक इस देश के गरीब बच्चे जिनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर हम, शहजाद प्लीज इंटरफियर करना बंद कीजिए, अगर हम इसको मजाक बनाते, विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है उस मुद्दे को हम मजाक बनाते, हम गरीब बच्चों की जिंदगी से खेल रहे, उनके हेल्थ से खेल रहे, तो मुझे लगता है ये सिर्फ सरकारी गलत काम नहीं करी, मीडिया ने आप बात को घुमा रहे हैं, आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए। मैं कभी भी बच्चों की पोषण के मुद्दे पर मजाक ना कर सकती हूँ, ना करने दूंगी किसी को। लेकिन नहीं, तहसीन पूनावाला जी, आप गलत चीजें मेरे मुंह में डाल रहे हैं। बच्चों की चिंता आपसे ज्यादा, जो यहां वहां घूमते रहते हैं, पॉलिटिक्स करते रहते हैं, आप उतना नहीं समझ सकते जितना एक मां होने के बाद मैं समझ सकती हूं। ठीक है, तो इस पर कम से कम मेरे से कंपटीशन मत करिए। लेकिन सवाल इस बात का है, हंगर इशू है, उसको, उस फिगर को मान लेना। मैं कह रही हूं कि इस देश में ये मुद्दा नहीं है। तहसीन बहुत सही बोल रहे हैं। अभी मेरी बारी है, तहसीन एक एक करके। तहसीन एक सेकंड, तहसीन बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहना, ये भ्रमित करना कि 80 करोड़ लोगों को जिस देश में राशन मिल रहा है वो देश हंगरी है, जबकि ये आंकड़ा स्टंटिंग और मैल नरिशमेंट का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैल नरिशमेंट के बारे में मान लीजिए वो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए, कितने से कितने झूठे। ये आंकड़ा मैल नरिशमेंट का है। आपने हंगरी बता दिया और बताया कि जिस देश को, अफगानिस्तान को हम वीट सप्लाई करते हैं उससे ज्यादा हंगरी हम है। दूसरी बात, एक सेकंड तहसीन, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, मुझे पूरी करने दीजिए। तहसीन, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, मुझे पूरी करने दीजिए। दूसरी बात, आपको और एक उदाहरण दिखाता हूं। तहसीन सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, बीच में ये बोलिए मत। अभी आपने एक और बात की, आपने अभी एक और बात की। अभी तहसीन ने बोला, देखिए मैं कहां से आया हूं, मैं महाकाल में भस्म आरती करके आया हूं। इसी को डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ हिंदू बोलते हैं। आप एक बार जरा, आप तो वैसे धर्म में हम लोग हिंदू नहीं पैदा हुए, आप मुस्लिम हैं, आप गए वहां पर, गर्भगृह में गए वहां पर भस्म आरती देखने। एक बार जरा, एक बार, केवल एक बार किसी और के पवित्र पावन स्थल में हिंदू की एंट्री कराकर दिखा दीजिए।
यही तो मैं कह रहा हूं, हिंदू बाय नेचर मैं फिर धर्म की तरफ नहीं जाना चाहती, नहीं, मैं धर्म की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहती, मैं हंगर इंडेक्स की भी डिबेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ कह रही हूं कि इस देश में लोकतंत्र का एक नैरेटिव गढ़ा गया, इस नैरेटिव पर पूरे चुनाव हुए, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाकर संविधान की कॉपी लहराई गई देश के संसद में। मैं अभिजीत अय्यर मित्रा आपसे पूछना चाहती हूं, इसमें एक मिनट आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अभिजीत अय्यर मित्रा से मैंने पूछा। अभिजीत अय्यर मित्रा, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये नैरेटिव हम पिछले कम से कम साल 2 साल से सुन रहे हैं, और जितनी तेजी इसने चुनाव के दौरान पकड़ी आप भी जानते हैं। आज अगर ये सर्वे है तो इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, भटकाया जा रहा है, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, पोषण की बात करो, इसकी बात करो, उसकी बात करो, लेकिन लोकतंत्र की बात मत करो। मणिपुर पर सवाल उठाओ, मणिपुर का जवाब मत सुनो। क्या यही है विपक्ष की तरफ से जवाबदेही का सबसे बड़ा सवाल? देखिए नविका जी, ये आजकल का डेमोक्रेसी यही होता है कि आप सब पे धप्पा लगाओ, जो हम नहीं है वो नाज़ी हैं, मुसोलिनी हैं, सब कुछ है। देखिए, जब असली तानाशाही होता है ना, तो कोई भी बोलता नहीं है तानाशाही। असली तानाशाही में लोग डरते हैं उसको तानाशाही बोलने के लिए। ये लोग वैसे हमारे बंधु जो हैं वो नॉर्थ कोरिया से आइडियोलॉजिकल फ्रेंड्स हैं। मैं एक्चुअली नॉर्थ कोरिया जा चुका हूं। उधर अगर आप जाके किसी से पूछेंगे, वो हमेशा हंसेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं सब कुछ इतना अच्छा है, किम जोंग उन इतने अच्छे हैं, वो मेरे पापा की तरह हैं, वे रोज आके हमको झपिया पपिया देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप चीन जाके पूछेंगे, लोग यही कहेंगे। बस हिंदुस्तान और डेमोक्रेसी ऐसे देश होते हैं जिनमें लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं तानाशाही, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, दूसरा इमरजेंसी, नाज़ी सरकार, आउशविट्ज, पता नहीं क्या क्या। इसी से आपको पता चलना चाहिए कि ना ही तो विवेक श्रीवास्तव जी, ना ही तो वो सापा के हमारे बंधु जी, ना ही तो हमारे तहसीन भाई को जेल में डाला गया है, ना ही तो जेल में डाला जाएगा, ना ही तो राहुल गांधी को जेल, अगर राहुल गांधी जेल गए वो नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार के मामले में होगा, कोई और चीज के लिए नहीं होगा, उनके वार्तालाप के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे मेरे को भी जेल में डाला गया था 40 दिन के लिए, आपको याद होगा। बिल्कुल। तब क्या हम तानाशाही थे? वो तो स्टेट कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं किया था, वो कौन सा बहुत विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए। चीन में डेमोक्रेसी कितनी है? दो चीजें अभिजीत अय्यर मित्रा ने 2 बातें आज बोली हैं डिबेट में। पहली बात इन्होंने बोली कि हम मिथ्या चीज फैलाते हैं कि ये द्रविड़ हैं, ये आर्यन हैं, और इन्होंने यही नैरेटिव फैलाया था। ये मानना नहीं चाहते हैं कि द्रविड़ उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, बैकवर्ड उत्पीड़न इस देश की सच्चाई है, इसको एक्नॉलेज नहीं करते और एंटी रिजर्वेशन इनका फैल रहा है। पहली चीज। या डीके शिव कुमार के भाई साहब जो बेंगलुरु रूरल से लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग देश बन जाना चाहिए। किसके मुंह में क्या डाल रहे हो? तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था विवेक श्रीवास्तव। मुझे कहा था विवेक जी, ये तो आपका लेफ्टिस्ट थियरी है ना। हम लोग अभिजीत भाई अगर द्रविड़ या दलित की आवाज आप द्रविडियन आर्यन में मानते हैं कि नहीं? आप क्या मानते हैं तमिल शोषित द्रविडियन है? ये तो चाइना पर जवाब दे दीजिए। लोकतंत्र चाइना में कितना लोकतंत्र महफूज है? आप तो लेफ्ट पार्टी से आते हैं ना, लोकतंत्र कितना मजबूत है? आज अब आप लोग घबराइए मत, जरा मेरी बात को पूरा होने दीजिए। तो आप पहले चीन पर जवाब दीजिए ना, इकोनॉमिक इक्वालिटी चीन पर जवाब दीजिए। नहीं, पहले मैं इनकी बात पे नहीं, चाइना में थोड़ा, मैं इंडियन हूं, मैं चाइना पे क्यों जवाब? चाइना जाके पूछिए पहले इनके अभिजीत अय्यर मित्रा जो बोल रहे हैं, अभी तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं, रिच और पुअर का जो बढ़ती हुई खाई है इस देश में, समाजवादी व्यवस्था के जवाब नहीं आ रहा। फंस गए हैं आप विवेक श्रीवास्तव जी, चीन पर कुछ नहीं बोल पा रहे। चीन में कितना लोकतंत्र है? क्या सवाल है? कम्युनिस्ट पार्टी चीन पे क्या सवाल है? चीन कम्युनिस्ट कंट्री है, वो अपने तरीके से अपना देश चला रहे हैं। अच्छा, तो प्रजातंत्र है, हमारे अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं। सऊदी अरबिया में राजशाही है, सऊदी अरबिया में राजशाही है, दुबई में राजशाही है, दुबई में राजशाही है, वहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, गले मिलकर के आते हैं। तो बोल दीजिए सऊदी अरबिया भी सब हर देश की अपनी व्यवस्था है।
हर देश की अपनी व्यवस्था है। शहजाद पूनावाला जी, मात्र 30 सेकंड, मात्र 30 30 सेकंड का समय शहजाद पूनावाला। नाविका जी, जब मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने चाइना के जिंजियांग प्रोविंस पे कुछ कहा तो बोले नहीं ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा। आपने जब एक वैलिड सवाल पूछा तब बोले चाइना पर जवाब क्यों दूं? ये हिपोक्रेसी है। दूसरी बात, ये भारत को, और देखिए मोदी को गाली दो, भाजपा को गाली दो, पर मोदी और भाजपा को गाली देते देते ये भारत की लोकतंत्र और भारत के बहुसंख्यक समाज, ऐसा कौन सा पड़ोसी मुल्क है जहां पर हिंदू बहुल नहीं है और वहां पर लोकतंत्र है? ये अफगानिस्तान में लोकतंत्र है क्या? ये पाकिस्तान में लोकतंत्र है? ये चाइना में लोकतंत्र है? ये देश लोकतांत्रिक है क्योंकि ये भारत का हिंदू बहुल है। ये देश लोकतंत्र सेक्युलर है क्योंकि यहाँ का हिंदू सेक्युलर है। हाँ, और ये आप उस स्वीकारो इस लोकतंत्र बात को खत्म करना चाहते हैं। ये आप हिंदुओं को संविधान और गाली देना लोकतंत्र चाहते दोनों को खत्म करना हैं, चाहते इसीलिए हैं। भारत आप को पाकिस्तान के साथ खड़ा इसको कर जो दो। है एक भारत को मेजॉरिटेरियन चीन को के ला साथ खड़ा करके कर दो। चुनाव जीत करके हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखा? जिसके अंदर माइनॉरिटी का रहना मुश्किल हो जाएगा। हम उसके खिलाफ हैं, असलियत पे तभी हम आपसे लड़ रहे हैं। कॉमरेड को थोड़ा एजेंडा, आरएसएस हैज एन एजेंडा। भाई साहब, भारत माँ को ना छेड़ा जाए, यहाँ हिंदू सब विरोध कुछ नहीं ठीक है। चल रहा है। जब तक 65 साल 70 साल आप लोगों ने राज किया तब तक तो कुछ नहीं हुआ था। ये बस अब जो है लोकतंत्र खतरे में हो गया। ये सही नहीं है, मैं मानती हूं ये सही नहीं है। सरकार को आप घसीटिए, जवाब मांगिए। जो हर देश में दिक्कतें हैं, समाधान उसके ढूंढने हैं। 100% काम कहीं भी नहीं हुआ, बहुत जगह बहुत काम की जरूरत है, बहुत गलतियां होती हैं सरकारों की। जवाब मांगिए, कटघरे में खड़ा करिए। लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है ये कहते हैं जब आप, तो आप भारत देश पर सवाल उठाते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है। और पब्लिक सवाल पूछ रही है। कश्यप वैद्य का वडोदरा से सवाल है, सर्वे क्या इस बात का नहीं होना चाहिए कि विपक्ष के तौर तरीके से संविधान खतरे में है? अशोक कुमार सिंह का पंचकूला से सवाल है, जब राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के अध्यादेश फाड़ने की बात की तब क्या संविधान खतरे में नहीं आया? छाया सोनी का शहडोल एमपी से सवाल है, राहुल गांधी का संसद में हूटिंग करना, अपने सांसद को चिल्लाने और घेराव करने के लिए उकसाना, क्या यह हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है? राजकुमार भाटी जी आज जवाब दे दीजिए, जनता पूछ रही। नहीं, मैं तो दो वाक्य आपने बोले नाविका जी। एक तो ये बोला सब कुछ ठीक चल रहा है, दूसरा आपने बोला कि लोकतंत्र, हम कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है भारत में। हम कभी नहीं कहते लोकतंत्र नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस पे हमें गर्व है, इस पे हमें घमंड है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है, उसकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और जब अभिजीत जी ये कहते हैं कि लोकतंत्र तो है, लेकिन ये बोल क्यों रहे हैं, ये क्यों कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में? अरे बोल रहे हैं हम तभी तो लोकतंत्र है। जब हमारे बोलने पे भी पाबंदी लगाओगे, लोकतंत्र की वकालत नहीं करोगे, बोलने पे पाबंदी है? पिछले 1 घंटे से आप बोल रहे हैं, सारी देश आपको सुन रहा है, फिर भी आपको लोकतंत्र खतरे में लगता है। देश के लोगों ने सरकार चुना है, आपको विपक्ष में चुना है। लोकतंत्र, आपके नंबर बढ़े हैं, उनके घटे, लेकिन लोकतंत्र जिंदा है, इसीलिए तो हुआ है। लेकिन दर्शकों, नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं की लड़ाई राजनीतिक है, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं ने इस राजनीतिक लड़ाई को देश की लड़ाई बताने के लिए लोकतंत्र और संविधान का सहारा लेने की कोशिश की। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है वाला नैरेटिव देश के सामने रखा गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की नीतियों से किसी की सहमति या असहमति के बावजूद देश सुरक्षित हाथों में है और देश जनता की वजह से, यहाँ की पब्लिक की वजह से हमेशा लोकतांत्रिक रहेगा। जनता को उन पर भरोसा है जिनको उन्होंने चुना है। इस बात को चुनाव के नतीजों के बाद प्यू रिसर्च के आंकड़े भी बता रहे हैं। लेकिन क्या करें, ये विपक्ष है, ये मानता ही नहीं। सवाल जारी रहेंगे। आज तमाम पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करती हूं और इजाजत लेती हूं आप सबसे।